वेलकम बैक। पिछले एनालिसिस में हमने प्लैनेट की अंदरूनी लेयर्स की बात की थी, लेकिन आज हमारा फोकस होगा सतह पर। अगर हमें अपने प्लैनेट को सच में समझना है, तो उन बुनियादी नियमों को पकड़ना होगा जो इसे लगातार शेप दे रहे हैं। और इसी सोच को ये कोट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि पृथ्वी कोई स्टैटिक यानी ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक कैनवस है जिसे कॉन्स्टेंटली बदला जा रहा है। और यही आइडिया जियोमॉर्फोलॉजी यानी लैंडफॉर्म्स के साइंस की स्टडी का कोर है। तो चलिए इस डायनामिक कैनवस के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से ही शुरू करते हैं। और वो क्या है? वो है द लैंडफॉर्म। तो ये लैंडफॉर्म आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये अर्थ की सरफेस पर कोई भी ऐसी शेप है जिसे हम पहचान सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी डेफिनेशन में सिर्फ नेचुरल फीचर्स जैसे पहाड़ या घाटियां नहीं हैं, बल्कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें भी शामिल हैं। और इन लैंडफॉर्म्स का स्केल वो काफी बड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं आसमान छूते हुए आलीशान पहाड़ों की, जैसे हिमालयस, और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हुए विशाल मैदानों की, जैसे नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स। और यही पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। इस डेफिनेशन में ह्यूमन मेड फीचर्स यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को शामिल करने का मतलब यह है कि अब साइंस भी ये मान रहा है कि हमारी एक्टिविटीज जैसे माइनिंग या बड़े बड़े डैम्स बनाना अब नेचुरल फोर्सेस को टक्कर दे रही हैं इस प्लैनेट को शेप करने में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं? ये बस ऐसे अचानक से तो नहीं आ जाते, राइट? इन्हें नेचर की पावरफुल ताकतों द्वारा लगातार एक मूर्तिकार की तरह तराशा जाता है, नया आकार दिया जाता है। और इन्हीं ताकतों को साइंटिफिकली कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये नेचर के स्कल्प्टर्स टूल्स हैं, वो औजार जिनके इस्तेमाल से अर्थ की सतह को कॉन्स्टेंटली तराशा जा रहा है। तो नेचर के इस टूल बॉक्स में कितने प्राइमरी टूल्स हैं? चलिए देखते हैं। मुख्य रूप से 5 प्राइमरी एजेंट्स हैं। पहला, रिवर्स यानी बहता हुआ पानी। दूसरा, ग्लेशियर्स यानी चलती हुई बर्फ। फिर आती है विंड यानी हवा, सी वेव्स समुद्र की लहरें, और आखिर में ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे का पानी। और हाँ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एजेंट कहाँ ज्यादा पावरफुल होगा ये वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जैसे ठंडे इलाकों में ग्लेशियर्स का बोलबाला होता है, तो रेगिस्तान में हवा का। ठीक है, तो अब हम इन एजेंट्स को जानते हैं, पर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। और ये हमें ले जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट की तरफ, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस। हर जियोमॉर्फिक एजेंट, चाहे वो नदी हो या हवा, वो 2 अपोजिंग तरीकों से काम करता है। एक है इरोजन, द डिस्ट्रक्टिव फेज यानी तोड़फोड़, और दूसरा है डिपोजिशन, द कंस्ट्रक्टिव फेज यानी निर्माण। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी नहीं रुकता। तो इरोजन कब होता है? ये तब होता है जब किसी एजेंट, मान लीजिए एक तेजी से बहती हुई नदी में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उसमें बहुत ताकत होती है। ये एनर्जी उसे पत्थरों को तोड़ने और मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाने की शक्ति देती है। और इसका नतीजा, इससे बनती हैं विशाल घाटियां और गहरी खाइयां। और डेपोजिशन वो इसका ठीक उल्टा है। जब वही एजेंट, वही नदी धीमी हो जाती है, अपनी एनर्जी खो देती है, तो वो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट को, उस मलबे को वहीं छोड़ देती है या डिपॉजिट कर देती है। और इससे बनते हैं डेल्टाज, रेत के टीले और मैदान जैसे नए लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ इस टेबल में हम इस पूरे साइकिल को एक साथ देख सकते हैं। सिंपल है, हाई एनर्जी का मतलब है इरोजन यानी मटेरियल को हटाना, जिससे वैलीज और केव्स बनते हैं। और लो एनर्जी का मतलब है डेपोजिशन यानी मटेरियल को जमा करना, जिससे डेल्टाज और प्लेन्स बनते हैं। ये एक खूबसूरत बैलेंस है, नेचर का एक लगातार चलने वाला काम। तो अब हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी के बुनियादी नियम आ गए हैं। अब वक्त है इन नियमों को एक्शन में देखने का। और इसके लिए हम सबसे पावरफुल और सबसे कॉमन एजेंट, एक नदी की कहानी देखेंगे। इस ड्यूल प्रोसेस को, यानी इस तोड़फोड़ और निर्माण की कहानी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक नदी की लाइफ साइकिल को फॉलो करना। एक नदी अपने जन्म से लेकर समुद्र में मिलने तक एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक क्रिएटर भी। और यही बात हमें हमारे अगले मॉड्यूल के लिए बिल्कुल तैयार करती है। हम एक नदी की पूरी जिंदगी को देखेंगे, उसके जन्म से, उसकी जवानी से, उसके बुढ़ापे तक।
तो क्या आप एक नदी की इस पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? वेलकम बैक। तो पिछली बार हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि नदियाँ बदलाव की कितनी पावरफुल एजेंट्स होती हैं। आज हम ये देखेंगे कि अपने सोर्स से सी तक की जर्नी में वो असल में कैसे बदलती हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत का यही सेंट्रल आइडिया है। सोच कर देखिए, एक नदी की जर्नी बिल्कुल एक इंसान की लाइफ स्टोरी की तरह है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम सिस्टमैटिकली एक नदी को उसके जन्म से फॉलो करेंगे और उसके अंतिम पड़ाव तक का पूरा सफर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स जिन्हें हम जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स कहते हैं, वो एक रिवर की जर्नी को 3 अलग अलग स्टेजेस में बांटते हैं और हर स्टेज की अपनी एक यूनिक पहचान होती है। हम इन तीनों स्टेजेस यानी यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वक्त के साथ एक नदी का कैरेक्टर और उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। तो सबसे पहले आता है यूथफुल स्टेज। आप इसे नदी का बचपन समझ सकते हैं, जहाँ वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जन्म लेती है और एनर्जी से भरी होती है। नदी के इस शुरुआती हिस्से को अपर कोर्स या सोर्स जोन भी कहा जाता है। सोर्स जोन सिंपल है, क्योंकि यही नदी का सोर्स यानी उसका स्रोत होता है, जहां से वो निकलती है। यहाँ की फिजिक्स बहुत सिंपल है। पहाड़ों की एकदम खड़ी ढलान, जिसे हम स्टीप स्लोप कहते हैं, और साथ में ग्रेविटी, ये दोनों मिलकर पानी को जबरदस्त स्पीड और फोर्स देते हैं। इस स्टेज में नदी अपनी हाईएस्ट वेलोसिटी पर होती है। और इस हाई स्पीड एनर्जी का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ। नदी एक आरी की तरह जमीन को नीचे की ओर काटती चली जाती है और अपनी घाटी को लगातार गहरा बनाती है। और इसी डाउनवर्ड कटिंग की वजह से हमें कुछ बहुत ही ड्रामेटिक लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गहरी वी शेप्ड वैलीज, बड़े बड़े गॉर्जेस और ऊंचाई से गिरते हुए शानदार वाटरफॉल्स। ओके, पहाड़ों से उतरकर अब हमारी नदी मैदानी इलाकों यानी प्लेन्स में एंटर करती है। ये है नदी का मैच्योर स्टेज, कह सकते हैं उसकी एडल्टहुड। इस हिस्से को मिडिल कोर्स कहते हैं। यहाँ जमीन समतल होने लगती है, ढलान कम हो जाती है और नदी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। यूथफुल स्टेज वाली एनर्जी अब एक नए डायरेक्शन में लगती है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आता है ग्रेडियंट में यानी ढलान में। ढलान कम होने से नदी की स्पीड काफी घट जाती है, लेकिन रास्ते में दूसरी छोटी छोटी नदियां, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, वो आके मिलती हैं, जिससे नदी में पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब नदी अपनी एनर्जी नीचे काटने में नहीं लगाती, बल्कि अगल बगल यानी साइडवेज काटने में लगाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं लैटरल इरोजन। इससे नदी का रास्ता गहरा होने के बजाय चौड़ा होता जाता है। इस स्टेज की जो सबसे आइकॉनिक फीचर है ना, वो है मीएंडर्स। ये वो घुमावदार मोड़ हैं जिनसे गुजरते हुए नदी लैंडस्केप पर एक सांप की तरह चलती हुई दिखाई देती है। और आखिर में नदी अपनी जर्नी के अंत के करीब पहुंचती है। ये है ओल्ड स्टेज। अब नदी बहुत धीमी है, चौड़ी है और अपने साथ भारी मात्रा में सेडिमेंट का बोझ लेके चल रही है। इस अंतिम हिस्से को लोअर कोर्स या फ्लड प्लेन जोन कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ नदी जमीन को काट नहीं रही, बल्कि एक्चुअली उसे बना रही है। वो अपने साथ लाए सेडिमेंट को जमा करके नई जमीन तैयार करती है। इस स्टेज पर पहुंचकर नदी, कह सकते हैं, थक चुकी है। उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट यानी रेत और मिट्टी को और आगे नहीं ले जा सकती। तो अब इसका मुख्य काम इरोजन नहीं, बल्कि डिपोजिशन बन जाता है। ये अपने साथ लाई गई रेत, गाद और मिट्टी को अपने किनारों पर जमा करना शुरू कर देती है। और इसी डिपोजिशन से फ्लड प्लेन्स और डेल्टास जैसे विशाल और उपजाऊ मैदान बनते हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प फीचर है ऑक्सबो लेक्स का बनना। जब नदी अपना घुमावदार रास्ता छोड़कर सीधा बहने लगती है, तो वो पुराना मुड़ा हुआ हिस्सा एक झील के रूप में अलग हो जाता है। ओके, तो चलिए अब तक हमने जो भी देखा उसे क्विकली समराइज करते हैं और इन तीनों स्टेजेस को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं।
ये टेबल पूरी कहानी को परफेक्टली समराइज करती है। हम देख सकते हैं कि कैसे नदी यूथफुल स्टेज में हाई एनर्जी वर्टिकल इरोजन से शुरू होती है, फिर मैच्योर स्टेज में वाइडनिंग यानी लैटरल इरोजन पर फोकस करती है और अंत में ओल्ड स्टेज में लो एनर्जी डेपोजिशन पर आकर खत्म होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि नदी क्या करती है और अपनी जर्नी में कहाँ करती है, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल अभी बाकी है। मतलब हम ये तो जान गए कि यूथफुल नदी जमीन को नीचे की तरफ काटती है, लेकिन कैसे? वो चट्टानों को काटने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करती है? इरोजन के वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स क्या हैं? इन सवालों का जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में खोजेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने एक नदी की यूथफुल स्टेज यानी उसकी युवा अवस्था की ऊर्जा को समझा था। तो चलिए उसी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि वो हाई एनर्जी युवा नदी जमीन पर अपनी मौजूदगी का सबूत, अपनी छाप छोड़ती कैसे है। आज के सफर के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि नदी एक मूर्तिकार यानी स्कल्प्टर कैसे बनती है, फिर देखेंगे कि वो विशाल घाटियां कैसे तराशती है, झरनों की असली ताकत क्या है, जानेंगे कि नदी के तर में क्या राज छिपे हैं, और आखिर में हम नदी के अतीत को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 1, द रिवर एज अ स्कल्प्टर। तो चलिए सबसे पहले उस कमाल की प्रोसेस को समझते हैं जहां बहता हुआ पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली कटिंग टूल में बदल जाता है। ये प्रकृति की एक रॉ पावर है। तो ये फ्लूवियल इरोजन आखिर है क्या? देखिए, नदी सिर्फ पानी नहीं बहा रही, वो अपने साथ हजारों छोटे छोटे औजार लेकर चल रही है। पत्थर, कंकड़, रेत, और इन्हीं औजारों से वो जमीन को लगातार घिसती है, काटती है और तराशती है, बिल्कुल एक पावरफुल लिक्विड ड्रिल की तरह। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि नदी की असली काटने की शक्ति पानी में नहीं, बल्कि उसके लोड में है, यानी उसके साथ बह रहे सेडिमेंट्स में। सेक्शन 2, कार्विंग डीप वैलीज। अब बात करते हैं नदी की सबसे विशाल और सबसे ड्रामेटिक रचनाओं की, गहरी घाटियां। ये नदी की जबरदस्त शक्ति का सबसे बड़ा और सबसे साफ सबूत है, और इसकी सबसे क्लासिक शेप है वी शेप्ड वैली। ये बनती कैसे है? अच्छा, यहाँ दो फोर्सेस एक साथ काम करती हैं। नदी अपनी पूरी ताकत से सीधे नीचे की तरफ वर्टिकली जमीन को काटती है, और ठीक उसी समय बारिश और ग्रेविटी घाटी के किनारों की मिट्टी को कमजोर करके नीचे गिराते रहते हैं। मतलब नदी गहरा करती है और किनारे ढलते जाते हैं, जिससे ये परफेक्ट वी शेप बनता है। लेकिन हर गहरी घाटी एक जैसी नहीं होती। अब देखिए, गॉर्ज और कैनियन के बीच एक बहुत बारीक सा फर्क है। गॉर्ज जो है वो बहुत गहरी और संकरी होती है, जिसके किनारे लगभग सीधी दीवार की तरह होते हैं। ये तब बनती है जब नदी बहुत तेजी से सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर कटाव करती है। दूसरी तरफ कैनियन एक गॉर्ज का ही विशाल रूप है, लेकिन ये ऊपर से ज्यादा चौड़ा होता है और इसके किनारे अक्सर सीढ़ी नुमा होते हैं, स्टेप लाइक। तो यहाँ पॉइंट ये है कि घाटी का शेप हमें ये बताता है कि नदी ने उसे कितनी तेजी से काटा है। सेक्शन 3, द पावर ऑफ वाटरफॉल्स। चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जहां लैंडस्केप, आप कह सकते हैं, टूटता है और नदी अपनी असली बेकाबू ताकत का प्रदर्शन करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झरनों की, यानी वाटरफॉल्स की। आखिर एक झरना बनता कैसे है? ये एक बड़ी शानदार जियोलॉजिकल प्रोसेस है। पहला स्टेप, नदी एक ऐसे इलाके से बहती है जहां मजबूत कठोर चट्टान की परत एक नरम चट्टान के ऊपर होती है। स्टेप 2, पानी नीचे की नरम चट्टान को बहुत तेजी से काट देता है। स्टेप 3, इससे ऊपर की कठोर चट्टान बिना किसी सहारे के एक लेज की तरह लटकी रह जाती है। और फाइनली स्टेप 4, पानी उस लेज के ऊपर से नीचे छलांग लगाता है और एक शानदार झरने का जन्म होता है। और सोचिए, जहां ये लाखों टन पानी गिरता है, वहां क्या होता है? वहां बनता है एक प्लंज पूल। कल्पना कीजिए कि ऊपर से गिरता पानी एक कभी न थकने वाले हथौड़े की तरह चट्टानों पर लगातार वार करता है और धीरे धीरे वहां एक गहरा गड्ढा खोद देता है। ये प्रकृति की शक्ति का जीता जागता सबूत है। और जब कोई झरना असाधारण रूप से बड़ा, शक्तिशाली और हाई वॉल्यूम हो, तो उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कैटरैक्ट्स। ये वाटरफॉल्स के सुपरलेटिव हैं, प्रकृति की सबसे भव्य जल कलाकृतियां। तो इस सेक्शन का की इनसाइट ये है कि झरने तब बनते हैं
जब चट्टानों की बनावट में असमानता होती है, जिससे नदी को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल जाता है। अच्छा, अब बड़ी बड़ी घाटियों और झरनों से नजर हटाकर जरा नदी के तल पर ध्यान देते हैं। यहाँ पत्थर में खुदे हुए कुछ छोटे लेकिन हैरान कर देने वाले राज मिलते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि एक मामूली सा कंकड़ एक ठोस कठोर चट्टान में किसी ड्रिल मशीन की तरह छेद कैसे कर सकता है? ये सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, लेकिन प्रकृति के पास इसका भी एक शानदार तरीका है। और इसका जवाब है पॉटहोल्स। ये नदी के तल में बने गोल गोल गड्ढे होते हैं। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। होता यह है कि कोई कंकड़ नदी के तल में एक छोटे से गड्ढे में फंस जाता है। पानी का तेज बहाव उस कंकड़ को गोल गोल घुमाता है, ठीक एक ड्रिल बिट की तरह, और हजारों सालों तक घूमते घूमते वो कंकड़ चट्टान को पीसकर उस गड्ढे को और बड़ा और गहरा करता जाता है। सच में कमाल है। सेक्शन 5, रीडिंग द रिवर्स हिस्ट्री। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं। यहाँ हम उन लैंडफॉर्म्स को देखेंगे जो असल में नदी के इतिहास की किताबें हैं, जो हमें वक्त के साथ हुए बदलावों की कहानी सुनाती हैं। मिलिए रिवर टेरेसेस से। ये किसी घाटी के किनारों पर बनी ऊंची सीढ़ीदार जमीन होती है। ये असल में नदी के घोस्ट फ्लड प्लेन्स हैं, यानी उस पुरानी जमीन के सबूत जहां नदी आज से हजारों साल पहले बहा करती थी। ये नदी के इतिहास के पन्ने हैं जो पत्थर पर लिखे गए हैं, और ये बनते हैं रीजुविनेशन की प्रक्रिया से। रीजुविनेशन यानी नदी का कायाकल्प, या कह सकते हैं नदी का फिर से जवान हो जाना। देखिए होता क्या है, पहले नदी एक चौड़ा समतल फ्लड प्लेन बनाती है। फिर जमीन के ऊपर उठने या समुद्र का जलस्तर गिरने से नदी की ढलान बढ़ जाती है और उसे नई एनर्जी मिल जाती है। इस नई ऊर्जा के साथ नदी अपने ही बनाए पुराने फ्लड प्लेन में और गहरा काटना शुरू कर देती है, और नतीजा, पुराना फ्लड प्लेन एक ऊंची सूखी सीढ़ी या टेरेस के रूप में पीछे छूट जाता है। ये टेरेसेस भी हमें एक कहानी सुनाते हैं। अगर नदी के दोनों तरफ टेरेसेस एक ही ऊंचाई पर है तो उन्हें पेयर्ड टेरेसेस कहते हैं। ये बताते हैं कि नदी ने तेजी से और सीधे नीचे की ओर कटाव किया। लेकिन अगर टेरेसेस अलग अलग ऊंचाई पर हैं तो वो अनपेयर्ड टेरेसेस कहलाते हैं, जो बताते हैं कि नदी नीचे काटने के साथ साथ दाएं बाएं भी खिसक रही थी। और आखिर में एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ आकृति, एंट्रेंच्ड मियांडर। हम जानते हैं कि नदियां समतल मैदानों पर सांप की तरह घूमती हैं, जिसे मियांडर कहते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस जमीन पर नदी घूम रही है वो जमीन ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। तब नदी को मजबूरन उसी घुमावदार रास्ते में कठोर चट्टानों को काटकर एक गहरी घाटी बनानी पड़ती है, और नतीजा होता है एक घुमावदार नदी जो एक गहरी खाई में फंसी हुई सी लगती है। तो हमने देखा कि कैसे एक युवा ऊर्जावान नदी जमीन को काटती है, तोड़ती है और तराशती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, नदी ने जो लाखों टन चट्टान और रेत का कटाव किया वो सब गया कहाँ? वो गायब नहीं होता, बल्कि उससे बिल्कुल नई तरह की जमीनी आकृतियों का निर्माण होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या मैदानों के इस निर्माता यानी आर्किटेक्ट ऑफ प्लेन्स से मिलने का समय आ गया है? अगली बार हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि जब नदी की ऊर्जा कम होती है तो वो एक विनाशक से एक निर्माता कैसे बन जाती है। वेलकम बैक। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे एक नदी एक पावरफुल कार्वर की तरह पहाड़ों को तराश सकती है, लेकिन आज हम उसका दूसरा रूप देखेंगे, एक मास्टर बिल्डर, एक आर्किटेक्ट का। देखिए, जब नदी पहाड़ों से निकलकर समतल फ्लैट इलाकों में आती है तो उसकी रफ्तार, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब वो अपने साथ लाए गए भारी मलबे को और ज्यादा ढो नहीं सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम खत्म हो गया है, नहीं। अब वक्त है कुछ बनाने का, कुछ बिल्ड करने का। तो सवाल ये है कि ये बिल्डिंग प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? ये ठीक उस जगह से शुरू होता है जहां पहाड़ खत्म होते हैं और मैदान शुरू, जहां नदी का तेज बहाव अचानक धीमा पड़ जाता है। और यहीं पर हमें नदी का बनाया पहला शानदार स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अलूवियल फैन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक पंखे के आकार का या कोन शेप्ड डिपोजिशन होता है, मतलब सेडिमेंट का जमाव। आप कह सकते हैं कि ये नदी के आर्किटेक्चरल डिजाइन का पहला ब्लूप्रिंट है। चलिए इसके पीछे की सिंपल फिजिक्स को समझते हैं। स्टेप 1, कल्पना कीजिए एक नदी तेज ढलान वाले पहाड़ों से पूरी रफ्तार में नीचे आ रही है। स्टेप 2,
और फिर अचानक वो एक सपाट मैदान में दाखिल होती है। स्टेप 3, ढलान के खत्म होते ही उसकी स्पीड पर जैसे एक जोर का ब्रेक लग जाता है, उसकी वेलोसिटी एकदम से ड्रॉप हो जाती है। और स्टेप 4 जो सबसे जरूरी है, जैसे ही स्पीड कम होती है, नदी की भारी सामान उठाने की ताकत भी खत्म हो जाती है, तो वो अपने साथ लाए सारे बड़े बड़े पत्थर, बजरी, मतलब जो भी कोर्स हैवी सेडिमेंट है, उसे ठीक वहीं पर डंप कर देती है। और इसी से बनता है ये फैन शेप्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जब हम मैदानों में आ गए हैं तो नदी की चाल बदल जाती है। अब वो सीधी नहीं बहती, बल्कि एक धीमे घुमावदार डांस की तरह बहती है। और इस डांस में वो एक ही समय में कटाव भी करती है और निर्माण भी। नदी का हर मोड़, जिसे मियांडर कहते हैं, अपने आप में एक कहानी है। जरा ध्यान से देखिए। मोड़ के बाहरी किनारे पर, जिसे कट बैंक कहते हैं, पानी की रफ्तार बहुत तेज होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लगातार किनारे को काटता रहता है। यहां होता है इरोजन। लेकिन उसी मोड़ के अंदरूनी किनारे पर पानी का बहाव एकदम धीमा हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। नतीजा, नदी अपने साथ लाई रेत और मिट्टी को यहीं जमा कर देती है और इससे बनता है पॉइंट बार। तो एक ही मोड़ पर एक तरफ कटाव और दूसरी तरफ जमाव। कमाल है ना? लेकिन सोचिए, तब क्या होता होगा जब नदी का कोई मोड़, कोई लूप घूमते घूमते बहुत ज्यादा बड़ा और घुमावदार हो जाए। ये सवाल हमें नदी के बनाए सबसे दिलचस्प फीचर्स में से एक की तरफ ले जाता है। और जवाब है ऑक्सबो लेक का बनना। इसकी पूरी एक लाइफ स्टोरी है। पहला स्टेप, नदी का मोड़ यानी मियांडर एक बड़े से लूप जैसा बन जाता है। दूसरा स्टेप, लगातार कटाव की वजह से लूप की गर्दन यानी उसके दोनों सिरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तीसरा स्टेप, फिर एक दिन जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी हमेशा सबसे आसान और सीधा रास्ता चुनता है। वो उस पतली सी गर्दन को तोड़कर सीधा बहने लगता है, एक शॉर्टकट बना लेता है। और आखिरी स्टेप, धीरे धीरे नदी अपने पुराने रास्ते के मुहाने पर मिट्टी जमा करके उसे मेन स्ट्रीम से अलग कर देती है और ये जो बचा हुआ घुमावदार हिस्सा है, ये एक अलग थलग शांत झील बन जाता है, एक ऑक्सबो लेक। चलिए अब सिर्फ नदी की धारा से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नदी, खासकर बाढ़ के दौरान, अपनी पूरी घाटी को, अपने वैली फ्लोर को कैसे इंजीनियर करती है। देखिए, बाढ़ हमेशा विनाशकारी नहीं होती, ये जमीन बनाती भी है। ये दो खास चीजें बनाती है। पहली है फ्लड प्लेन्स। जब नदी का पानी किनारों से ऊपर आकर पूरी घाटी में फैलता है तो वो अपने साथ लाई बारीक उपजाऊ मिट्टी, जिसे सिल्ट कहते हैं, उसके एक परत बिछा देता है। और सालों साल ऐसा होने से बेहद उपजाऊ मैदान बनते हैं। और दूसरी चीज है लीवीज। जैसे ही बाढ़ का पानी किनारे से बाहर निकलता है, वो सबसे भारी मलबा फौरन किनारे पर ही जमा कर देता है। धीरे धीरे ये जमाव नदी के दोनों तरफ एक प्राकृतिक दीवार की तरह बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नदी एक धारा में बहने के बजाय कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है, बिल्कुल जैसे बालों की चोटी या ब्रेड। इस फॉर्मेशन को कहते हैं ब्रेडेड चैनल। ये धाराएं बीच बीच में बने रेत और बजरी के छोटे छोटे द्वीपों से अलग होती हैं। और इसका कारण बहुत सिंपल है। ऐसा तब होता है जब नदी में उसकी ताकत से ज्यादा सेडिमेंट, ज्यादा मलबा आ जाता है। वो उसे आगे ले जा नहीं पाती तो अपने ही रास्ते में जमा कर देती है। अब पानी को उस जमाव के चारों ओर से बटकर बहना पड़ता है, जिससे ये ब्रेडेड चैनल बन जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं नदी की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, उसके सबसे बड़े, सबसे भव्य निर्माण पर, उसके फाइनल मास्टरपीस पर। सोचिए, जब एक बहती हुई नदी समुद्र या किसी बहुत बड़ी झील के ठहरे हुए पानी से मिलती है तो क्या होता है? उसकी रफ्तार पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। उसकी वेलोसिटी, उसकी गति गिरकर लगभग 0 हो जाती है। और जब गति 0 हो जाती है तो नदी को अपने साथ लाया हुआ सारा का सारा मलबा, यहां तक कि सबसे बारीक कण भी वही जमा करना पड़ता है। और इसी जमाव से एक विशाल त्रिभुज के आकार की जमीन बनती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो चलिए इस पूरी यात्रा को इस टेबल में समराइज करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि नदी का बनाया हर फीचर एक खास लोकेशन पर एक खास वजह से बनता है। अलुवियल फैन पहाड़ों के ठीक नीचे क्यों बनता है? क्योंकि ढलान अचानक खत्म हो जाता है। पॉइंट बार नदी के मोड़ के अंदर की तरफ क्यों बनता है? क्योंकि वहां पानी धीमा हो जाता है। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है? क्योंकि नदी एक शॉर्टकट ले लेती है। और आखिर में डेल्टा नदी के मुहाने पर क्यों बनता है? क्योंकि समुद्र से मिलते ही उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। हर निर्माण के पीछे एक क्लियर कट लॉजिक है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम ये कह सकते हैं, अब हम पृथ्वी पर सबसे डायनामिक फ्लूइड यानी लिक्विड वाटर को समझ चुके हैं।
हम जानते हैं कि ये कैसे घाटियों को काटता है और कैसे डेल्टा बनाता है। इन 2 विश्लेषणों में हमने पानी की कहानी को समझा। लेकिन क्या होता है जब यही पानी जम जाता है? सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो बहती नहीं बल्कि एक जायंट सैंडपेपर की तरह जमीन को पीसती हुई, ग्राइंड करती हुई आगे बढ़ती है। इसके बारे में जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि नदियां जमीन को कैसे काटती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर शक्ति की। हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स की। तो फर्क क्या है? देखिए, अगर नदियां एक सर्जिकल सॉ यानी आरी की तरह हैं जो प्रिसिजन से काटती हैं, तो ग्लेशियर समझिए एक शहर के साइज के बुलडोजर की तरह हैं। ये बस काटते नहीं, ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते, खुरचते और हमेशा के लिए बदल देते। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, जहां असल में ये बर्फीले दैत्य जन्म लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी आकृति जो बनती है वो है सर्क। सोचिए जैसे पहाड़ की चोटी पर किसी ने एक बहुत बड़ी आराम कुर्सी खोद दी हो, एक ऐसा गहरा गड्ढा जिसकी 3 तरफ सीधी खड़ी दीवारें हों। यही वो जगह है जहां से ग्लेशियर का जन्म होता है। अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे है? प्रोसेस बड़ा ही सिंपल लेकिन शक्तिशाली है। सब कुछ शुरू होता है बर्फ से, जो पहाड़ के किसी गड्ढे में जमा होती रहती है। साल दर साल वजन के कारण ये बर्फ दबकर ठोस आइस में बदल जाती है, और जब ये आइस बहुत भारी हो जाती है तो ग्रेविटी की वजह से ये हिलना शुरू कर देती है। और बस जैसे ये हिलती है, ये अपने नीचे की जमीन को खुरचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे एक सर्क को तराश देती है। और सोचिए, हजारों साल बाद जब वो ग्लेशियर पिघल जाता है तो क्या होता है? उसके पीछे रह जाता है वो आराम कुर्सी जैसा गड्ढा जो पानी से भर जाता है और बन जाती है एक खूबसूरत पहाड़ी झील। इसी झील को हम कहते हैं टर्न लेक। तो ये तो हुई एक अकेले ग्लेशियर की बात, लेकिन तब क्या होता है जब एक ही पहाड़ पर कई सारे ग्लेशियर्स एक साथ एक मूर्तिकार की तरह काम करने लगते हैं। जब 2 सर्क्स एक पहाड़ पर, मान लीजिए अगल बगल या आमने सामने से जमीन को काटना शुरू करते हैं, तो उनके बीच की जो चट्टान है वो घिसकर एक तेज चाकू जैसी धार वाली बन जाती है। इसी नुकीली चट्टानी दीवार को अरीटे कहते हैं। और जब ये कटाव और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तब बनती है एक हॉर्न चोटी। ये तब होता है जब 3 या उससे भी ज्यादा सर्क्स एक ही पहाड़ को अलग अलग दिशाओं से काटने लगते हैं। नतीजा, बीच में एक पिरामिड जैसी एकदम नुकीली चोटी बच जाती है। दुनिया का सबसे मशहूर उदाहरण है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न। चलिए अब पहाड़ की चोटियों से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि ग्लेशियर की ये न रुकने वाली शक्ति घाटियों यानी वैलीज के साथ क्या करती है। जैसा हमने पिछले विश्लेषण में समझा था, नदियां वी आकार की घाटियां बनाती हैं, है ना? लेकिन सोचिए कि उस वी आकार की घाटी से जब एक विशाल ग्लेशियर गुजरता है तो वो पूरी घाटी को चौड़ा और गहरा कर देता है। वो उसके किनारों को तोड़ता है, तल को खुरचता है और उसे एक यू शेप दे देता है। इसी को हम ग्लेशियर ट्रॉफ कहते हैं। अब एक और बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं, हैंगिंग वैली। होता क्या है कि एक बड़ा मेन ग्लेशियर एक बहुत गहरी यू आकार की घाटी बनाता है। उसी समय एक छोटा सहायक ग्लेशियर जो उसमें आकर मिलता है, वो उतनी गहरी घाटी नहीं बना पाता। तो जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो वो छोटी वाली घाटी बड़ी घाटी के ऊपर लटकती हुई सी रह जाती है। और हाँ, इसी वजह से अक्सर इन हैंगिंग वैलीज से नीचे मुख्य घाटी में आपको खूबसूरत झरने यानी वाटरफॉल्स गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये कुदरत के सबसे शानदार नज़ारों में से एक है। तो हमारे इस सफ़र का आखिरी पड़ाव है समुद्र का किनारा। यहाँ ग्लेशियर की बनाई हुई आकृतियाँ एक बिल्कुल नया, एक ड्रामेटिक रूप ले लेती हैं। जरा सोचिए उस यू आकार की घाटी के बारे में जो समुद्र तक पहुँचती है। जब ग्लेशियर पिघल जाता है और समुद्र का लेवल बढ़ता है तो समंदर का पानी उस पूरी घाटी में अंदर तक भर जाता है और यही डूबी हुई ग्लेशियल घाटी कहलाती है फ्यॉर्ड। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी को दोहराते हैं। सर्क, जहां ग्लेशियर का जन्म होता है। अरीट, 2 ग्लेशियरों के बीच की चाकू जैसी धार। हॉर्न, 3 या उससे ज्यादा सर्क से बनी पिरामिड जैसी चोटी। और हैंगिंग वैली, जहां से अक्सर खूबसूरत झरने गिरते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ग्लेशियर जमीन को कैसे तोड़ता और खुरचता है, लेकिन इसका काम यहीं पर खत्म नहीं होता।
कहानी का एक और अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो अपने साथ लाई हुई हर चीज, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, रेत, सब कुछ ठीक वहीं छोड़ देता है जहां वो पिघलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सारे मलबे का होता क्या है, ये कहाँ जाता है और इससे कौन सी नई हैरान करने वाली आकृतियां बनती हैं? इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि कैसे ग्लेशियर्स एक मूर्तिकार की तरह काम करते हैं, है ना? वो गहरी गहरी घाटियां और नुकीली चोटियां तराशते हैं। पर एक सवाल रह गया था, जब ये बर्फ पिघल जाती है तब क्या होता है? आज हम इसी जमी हुई कहानी का दूसरा हिस्सा समझने वाले हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले व्हेन द आइस मेल्ट्स, मतलब जब बर्फ पिघलती है तो असल में होता क्या है। फिर हम कुछ बहुत ही दिलचस्प जमीनी शक्लों को समझेंगे, जैसे कि मोरेन्स, आउटवॉश प्लेन्स, एस्कर्स और ड्रमलिन्स। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसा लैंडस्केप तैयार करते हैं। एक तरह से पूरी कहानी को समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तराशने का काम रुक जाता है तब क्या होता है? यहीं से कहानी पलट जाती है। ग्लेशियर की भूमिका एक स्कल्प्टर से बदलकर एक बिल्डर की हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लेशियर एक स्कल्प्टर तो है ही, लेकिन सोचिए जब वो रुकता है और पिघलना शुरू कर देता है तो एक बिल्कुल ही नई प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब बात इरोजन की यानी कटाव की नहीं है, अब बात है डेपोजिशन की यानी जमाव की। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक डंप ट्रक के बारे में सोचना। जैसे एक डंप ट्रक आता है और अपना सारा का सारा मलबा एक ही जगह पे धड़ाम से गिरा देता है, ठीक वैसे ही पिघलता हुआ ग्लेशियर भी अपने साथ लाई हुई सारी चट्टानें, रेत, मिट्टी, सब कुछ बस वहीं का वहीं छोड़ देता है। और इसी प्रोसेस से बनते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ग्लेशियल डिपॉजिट, देख रहे हैं कितना कियोटिक, कितना बेतरतीब है। मतलब इसमें बड़े बड़े पत्थर भी हैं और एकदम बारीक धूल भी, सब कुछ एक साथ मिला हुआ है। और दूसरी तरफ है रिवर डिपॉजिट, जहां पानी हर चीज को उसके साइज के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में जमा करता है। यही ग्लेशियर के जमाव की सबसे बड़ी पहचान है, अ केओटिक मिक्स। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन ग्लेशियल लैंडफॉर्म की, और वो है मोरेन्स। अब ये मोरेन्स क्या हैं? कुछ नहीं, बस मलबे के ढेर जो ग्लेशियर अपने पीछे छोड़ जाता है। तो टेक्निकली एक मोरेन क्या है? ये टिल का एक रिज या टीला होता है। अब सवाल उठता है कि ये टिल क्या बला है? देखिए, टिल उस अनसॉर्टेड, मतलब बिना छटे हुए चट्टानी मलबे को कहते हैं जिसे ग्लेशियर सीधे सीधे जमा करता है। तो आसान भाषा में कहें तो एक मोरेन टिल का ढेर है, बस। अच्छा, पर ये बनते कैसे हैं? इसे कन्वेयर बेल्ट लॉजिक से समझते हैं। सोचिए, जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता है वो अपने साथ और अपने आगे मलबे को धक्का देता जाता है। ये बर्फ, चट्टानों और रेत के लिए एक नॉन स्टॉप चलने वाले कन्वेयर बेल्ट की तरह है। और फिर जब ये कन्वेयर बेल्ट रुकता है, यानी जब बर्फ पिघलती है, तो सारा का सारा सामान वहीं पर ढेर हो जाता है और इसी से ये रिज या टीले बन जाते हैं। अब मोरेन्स भी कई तरह के होते हैं। पहला है लैटरल मोरेन। ये ग्लेशियर के किनारों पर, मतलब साइड्स पर बनता है। होता क्या है कि ग्लेशियर घाटी की दीवारों से मलबा खुरचता है और उसे किनारों पर जमा करता जाता है। दूसरा है टर्मिनल मोरेन। ये ग्लेशियर के बिल्कुल आखिर में, उसके एंड पॉइंट पर बनता है। ये एक तरह से निशान है कि ग्लेशियर अपनी यात्रा में सबसे दूर कहाँ तक पहुंचा था। और फिर एक होता है मीडियल मोरेन। ये तब बनता है जब दो ग्लेशियर आकर मिल जाते हैं। उनके जो साइड वाले यानी लैटरल मोरेन्स होते हैं वो बीच में जुड़कर एक बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो सब सीधे सीधे बर्फ ने जमा किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उन लैंडफॉर्म्स को देखेंगे जिन्हें पिघलता हुआ पानी यानी मेल्ट वाटर बनाता है। सोचिए, जब एक ग्लेशियर पिघलता है तो उससे कितनी बड़ी मात्रा में पानी निकलता होगा। ये पानी तेजी से ग्लेशियर से दूर बहता है और अपने साथ रेत और बजरी जैसे हल्के सेडिमेंट्स को भी बहा कर ले जाता है। और ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं होती, ये एक बहुत ही पावरफुल फ्लो होता है। और ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से बताती है। एक तरफ है मोरेन्स, जो बर्फ द्वारा जमा किया गया अनसॉर्टेड केओटिक मलबे का ढेर है। दूसरी तरफ है आउटवॉश प्लेन्स, जिसमें आपको सॉर्टेड और लेयर्ड सेडिमेंट मिलेगा, जिसे बहते हुए पानी ने जमा किया है।
पानी क्या करता है, वो अपनी ताकत के हिसाब से भारी चीज़ों को पहले और हल्की चीज़ों को बाद में जमा करता है, और इसी से वो खूबसूरत लेयर्स बनती हैं। चलिए अब कुछ और भी ज्यादा अजीब और कह सकते हैं रहस्यमयी लैंडफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं जो बर्फ पीछे छोड़ जाती है। एस्कर्स और ड्रमलिन्स, ये हमें ग्लेशियर के अंदर की कहानी सुनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्कर की। एक एस्कर रेत और बजरी का एक लंबा, घुमावदार, एकदम सांप जैसा टीला होता है। इनकी शक्ल बहुत ही यूनिक होती है। तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। जरा इमेजिन कीजिए, ग्लेशियर के नीचे उसकी बेस पर एक सुरंग है और उस सुरंग के अंदर पिघले हुए पानी की एक नदी बह रही है। अब ये नदी भी किसी भी आम नदी की तरह अपने तल में मलबा जमा करती जाती है। फिर जब पूरा का पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है तो बर्फ की जो दीवारें थी वो तो गायब हो गई, लेकिन नदी का वो जमा किया हुआ मलबा, उसकी तलहटी एक ऊंचे घुमावदार टीले के रूप में वहीं रह जाती है। कमाल है ना, ये एक तरह से बर्फ के नीचे दबी एक फॉसिलाइज्ड रिवर है। अच्छा, अब आते हैं ड्रमलिन पर। ड्रमलिन एक चिकनी ओवल शेप्ड पहाड़ी होती है। इसकी शक्ल कह सकते हैं कि एक उल्टे चम्मच या आधे जमीन में गड़े हुए अंडे जैसी होती है। इनकी शेप बहुत ही स्पेसिफिक होती है। और मजे की बात यह है कि ड्रमलिन्स अक्सर अकेले नहीं मिलते, बल्कि बड़े बड़े ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिन्हें ड्रमलिन स्वॉर्म्स कहते हैं। और जब किसी लैंडस्केप में इतने सारे ड्रमलिन्स एक साथ हों तो उसे एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया गया है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंडों की टोकरी उलट दी हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ड्रमलिन्स सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियां नहीं हैं, ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ड्रमलिन का जो खड़ा वाला ढलान है, अ स्टीप साइड, वो उस दिशा में होता है जहां से बर्फ आ रही थी, और जो हल्का ढलान है, अ जेंटल स्लोप, वो उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां बर्फ जा रही थी। मतलब ये हमें हजारों साल पहले बहे बर्फ के फ्लो की डायरेक्शन एकदम सटीक बताते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें सीखी हैं उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरे डेब्रीज लैंडस्केप का एक समरी देखते हैं। आइए इस टेबल में सब कुछ एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले मोरेन, ये ग्लेशियर द्वारा बुलडोज किया गया मलबे का अनसॉर्टेड ढेर है। फिर आता है आउटवॉश प्लेन, ये मेल्ट वाटर से बना एक फ्लैट सैंडी मैदान है। इसके बाद है एस्कर, वो लंबी साम जैसी रिज जो असल में बर्फ के नीचे की एक फॉसिलाइज नदी है। और आखिर में ड्रमलिन, वो अंडे के आकार की पहाड़ी जो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बनाती है और बर्फ के फ्लो की डायरेक्शन बताती है। ये चार लैंडफॉर्म्स मिलकर ग्लेशियर के जाने के बाद की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे पानी फिजिकल फोर्स से, मतलब नदियों और ग्लेशियर्स के रूप में धरती को शेप देता है। लेकिन पानी का काम करने का एक और तरीका भी है, केमिकली, एक इनविजिबल आर्किटेक्ट की तरह। ये खुरचता या धक्का नहीं देता, ये घोलता है। तो अगली बार के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, पानी कैसे पूरे के पूरे लैंडस्केप्स को नीचे से डिसॉल्व करके गायब कर सकता है। हमारी अगली पड़ताल में हम पानी की इसी केमिकल पावर को और उससे बनने वाली एक बिल्कुल ही अलग रहस्यमयी दुनिया को समझेंगे। नमस्कार। पिछले कुछ विश्लेषणों में हमने नदियों और ग्लेशियरों जैसी जबरदस्त ताकतों पर बात की थी। याद है, वो ताकतें जो जमीन को काटती हैं, खुरचती हैं और जबरदस्ती अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन आज हम एक बिल्कुल ही अलग, एक छुपे हुए आर्किटेक्ट से मिलने वाले हैं। एक ऐसी भूविज्ञानिक शक्ति जो हमारी नजरों से दूर बड़ी खामोशी से काम करती है। यह है भूजल, यानी कि ग्राउंड वाटर, और ये एक फैंटम की तरह काम करता है। सोचिए, इसमें नदियों जैसा शोर या ग्लेशियर जैसी तोड़फोड़ नहीं है। ये तो एक खामोश कलाकार है जो हजारों लाखों सालों तक बिना थके अपना काम करता रहता है। ये जमीन को हथौड़े से नहीं तोड़ता, बल्कि केमिकल डिसोल्यूशन के जरिए, यानी रासायनिक विघटन से धीरे धीरे घोलकर एक नया ही रूप दे देता है। ये एक बहुत ही शांत, धीमी, पर हाँ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रक्रिया है। और देखिए, इस अदृश्य कलाकार की कलाकारी से जो ये अनोखा गड्ढों और दरारों से भरा हुआ लैंडस्केप बनता है ना, इसी को हम कार्स्ट टोपोग्राफी यानी कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, ये नाम स्लोवेनिया के कास्ट पठार से आया है, जहां इस तरह की जमीन का पहली बार ठीक से अध्ययन किया गया था। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कास्ट टोपोग्राफी हर कहीं नहीं बन जाती। इसके बनने के लिए कुछ बहुत ही खास भूविज्ञानिक और रासायनिक शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप इसे एक खास रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जिसके बिना ये डिश तैयार ही नहीं हो सकती।
तो इस रेसिपी की सामग्री क्या क्या है? पहली, चट्टान को परमिएबल होना चाहिए, मतलब एक स्पंज की तरह जो पानी को ऊपर से बहाने के बजाय अपने अंदर सोख ले। दूसरी, वो थिनली बेडेड हो, यानी पतली पतली परतों में हो ताकि पानी आसानी से नीचे तक रीस सके। तीसरी, उसमें बहुत सारे जोड़ और दरारें हों जिन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। और सबसे जरूरी, सबसे मुख्य सामग्री, चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जैसे कि लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट में होता है। ये बिल्कुल वही चीज है जिससे अंडे का छिलका बनता है और हम सब जानते हैं कि वो एसिड में कितनी आसानी से घुल जाता है। अब जो बात इस स्लाइड पर है वो इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, उसका केमिकल रिएक्शन। और ये बस 2 आसान से स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में जब बारिश की बूंदें आसमान से नीचे आती हैं तो वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिल जाती हैं और इससे बनता है एक बहुत ही कमजोर एसिड जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अब दूसरे स्टेप में जब ये हल्का एसिड वाला पानी चूना पत्थर पर गिरता है तो वो चट्टान के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और उसे अणु दर अणु यानी मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल धीरे धीरे घोलना शुरू कर देता है। ये कोई तेज प्रक्रिया नहीं है, ये हजारों सालों तक चलने वाला एक धीमा काम है जिसे बारिश की मामूली बूंदें अंजाम देती हैं। तो जब ये एसिडिक पानी लाखों सालों तक चट्टान को धीरे धीरे घोलता रहता है तो जमीन की सतह पर होता क्या है? जाहिर है इसका नतीजा हमें अनोखी आकृतियों के रूप में दिखने लगता है। आइए इन्हीं सतही आकृतियों यानी सरफेस फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं लैपीज, जिन्हें लाइमस्टोन पेवमेंट्स भी कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, कुदरत ने खुद ही पत्थरों का एक ऐसा फुटपाथ बना दिया है जिसमें नुकीले किनारे और गहरी नालियां हों, जिस पर चलना लगभग नामुमकिन हो। यह तब बनता है जब एसिडिक बारिश का पानी चट्टान की प्राकृतिक दरारों में घुसकर उन्हें और चौड़ा कर देता है। इससे बीच में चट्टान के नुकीले हिस्से किसी ब्लेड की तरह खड़े रह जाते हैं। अब बात करते हैं कास्ट इलाकों की सबसे जानी पहचानी और सिग्नेचर आकृति की, सिंक होल, जिसे डोलीन भी कहते हैं। ये जमीन में बना एक कीप के आकार का या फिर बेलनाकार गड्ढा होता है और इनका साइज बहुत अलग अलग हो सकता है, एक कार के बराबर से लेकर इतने बड़े कि पूरी की पूरी इमारतें अपने अंदर समा लें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिंकहोल मुख्य रूप से 2 तरह से बनते हैं और दोनों की कहानी एकदम अलग है। पहला है सॉल्यूशन सिंकहोल, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। इसमें एसिडिक पानी धीरे धीरे सब्र के साथ सतह से चट्टान को घोलता है और एक तश्तरी जैसा उथला गड्ढा बना देता है। और दूसरा है कोलैप्स सिंकहोल, ये नीचे से ऊपर की ओर बनता है। इसमें होता यह है कि जमीन के नीचे पानी ने एक गुफा बना दी होती है और फिर एक दिन अचानक से उस गुफा की छत धड़ाम से ढह जाती है और सतह पर एक गहरा खड़ी दीवारों वाला गड्ढा बन जाता है। तो एक कहानी है धीमी प्रक्रिया की और दूसरी है अचानक होने वाली एक ड्रामेटिक घटना की। अगली आकृति तो और भी हैरान करने वाली है, स्वैलो होल। सोचकर देखिए, एक नदी या झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है और अचानक जमीन के एक छेद में घुसकर गायब हो जाता है। बस इसी जादुई से छेद को स्वैलो होल कहते हैं। ये असल में एक एंट्री गेट है जहां सतह का पानी सीधा जमीन के नीचे मौजूद गुफाओं के सिस्टम में चला जाता है। तो वक्त के साथ क्या होता है, जब आसपास के कई सिंकहोल बड़े होते होते आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़े लंबे खाई जैसे गड्ढे को जन्म देते हैं। इसी विशाल आकृति को युवाला या वैली सिंक कहा जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कई छोटे छोटे तालाब मिलकर एक विशाल झील बना दें, बस यहाँ पानी की जगह जमीन धंस गई है। ये कास्ट प्रक्रिया के विशाल पैमाने का एक जीता जागता सबूत है। चलिए एक पल रुककर इन चारों सतही आकृतियों को फिर से याद कर लेते हैं। लेपीज यानी चट्टान की नुकीली ऊबड़ खाबड़ सतह, सिंकहोल कास्ट का सबसे आम गड्ढे नुमा फीचर, स्वैलो होल वो जगह जहां नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं, और उवाला जब कई सिंकहोल मिलकर एक विशाल घाटी बना देते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि कैसे पानी चट्टान को घोलकर सतह पर तरह तरह के गड्ढे बना देता है और पूरी की पूरी नदियों को ही निगल जाता है। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल अब भी बाकी है, उस घुली हुई चट्टान का क्या होता है? वो आखिर जाती कहाँ है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो घुली हुए चट्टान यानी कैल्शियम कार्बोनेट कहीं गायब नहीं होती। वो पानी के साथ मिलकर एक घोल बन जाती है और सतह के नीचे उन अंधेरे खोखले हिस्सों में चली जाती है। तो ये विनाश नहीं बल्कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। चट्टान का पदार्थ बस एक नई जगह ले जाया जा रहा है, कुछ नया बनाने के लिए।
और ये पानी बूंद बूंद करके इन भूमिगत गुफाओं में टपकता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन अंधेरी और खोखली गुफाओं के अंदर उस घुली हुई चट्टान का क्या होता है? जब ये खनिजों से भरा पानी वहां पहुंचता है तो कहानी का अगला अध्याय क्या होता है? इसी सवाल का जवाब हमें कास्ट टोपोग्राफी के दूसरे और शायद सबसे रोमांचक हिस्से में मिलेगा, गुफा प्रणालियां और निक्षेपण यानी केव सिस्टम्स एंड डिपोजिशन। इस रहस्यमयी भूमिगत दुनिया की पड़ताल हम अपने अगले विश्लेषण में करेंगे। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी छिपी हुई दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जहां पानी तोड़फोड़ नहीं करता बल्कि कुछ बनाता है। एक ऐसा कलाकार जो सब्र के साथ बूंद दर बूंद चट्टानों से ही अद्भुत मूर्तियां गढ़ता है। जी हां, ये कहानी है एक भूमिगत वास्तुकार की। It stops taking the rock away and starts giving it back. मतलब ये चट्टान को ले जाना बंद कर देता है और उसे वापस देना शुरू कर देता है। जानते हैं, ये एक लाइन ही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। ये वो कमाल का मोड़ है जहां पानी जो पहले चट्टान को घोल रहा था अब अपना इरादा बदलकर उन्हीं खनिजों को वापस जमा करना शुरू कर देता है। और बस यही वो पल है जो गुफाओं के अंदर उन हैरत अंगेज आकृतियों को जन्म देता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि पानी कैसे पत्थर बनाने लगता है। फिर हम उस जगह यानी गुफा के अंदर के माहौल को जानेंगे। उसके बाद हम बूंद बूंद से बनी पत्थर की मूर्तियों की दुनिया में खो जाएंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इन सब के लिए पानी आता कहाँ से है। और आखिर में एक शांत बूंद और एक जोरदार लहर के बीच के फर्क पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पानी का उल्टाव। देखिए, उन मूर्तियों को देखने से पहले यह समझना जरूरी है कि उनका कलाकार कौन है, यानी पानी, और वो कैसे अपना बर्ताव पूरी तरह से बदल देता है, एक विनाशक से एक बनाने वाला बन जाता है। यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, जब खनिजों से लबालब भरा हुआ पानी जमीन के नीचे किसी खुली गुफा में पहुंचता है तो वहां का माहौल अलग होता है। हवा और दबाव में बदलाव के कारण एक केमिकल रिएक्शन होता है और नतीजा वही पानी जो अब तक चूना पत्थर को घोल रहा था अब उन्हीं खनिजों को जमा करने लगता है। मतलब वो उस पत्थर को दोबारा बनाना शुरू कर देता है जिसे कभी उसने खुद ही तराशा था। ठीक है, तो अब हम कलाकार को समझ गए हैं। तो चलिए अब उस स्टेज को देखते हैं जहां ये सारा कमाल होता है। हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, धरती की सतह के नीचे की एक शांत, अंधेरी और बिल्कुल स्थिर दुनिया में। तो एक केव यानी गुफा आखिर है क्या? टेक्निकली ये जमीन के नीचे की एक खोखली जगह है जो पानी के चूना पत्थर को घोलने से बनती है और इतनी बड़ी होती है कि कोई इंसान उसमें जा सके। इसका होना ही पानी की धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब किसी भी गुफा के दो बेसिक हिस्से होते हैं। एक तो है केव, यानी वो जमीन के नीचे की खाली जगह, वो बड़े बड़े कमरे जहां ये सब कुछ होता है। और दूसरा है केव माउथ, मतलब गुफा का मुंह, वो रास्ता जो इस छिपी हुई दुनिया को हमारी बाहरी दुनिया से जोड़ता है। और अब हम इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर आ गए हैं। ये वो जगह है जहां हम उन खूबसूरत पत्थर की मूर्तियों को देखेंगे जो बूंद बूंद करके धीरे धीरे बनती हैं। समझ लीजिए, ये प्रगति की अपनी आर्ट गैलरी है। इन सभी रचनाओं का एक वैज्ञानिक नाम भी है, स्पीलियोथेम्स। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि गुफा के अंदर घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने से बनी सभी पत्थर की मूर्तियां स्पीलियोथेम्स कहलाती हैं। तो जो भी हम आगे देखने वाले हैं वो सब इसी कैटेगरी में आता है। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है, इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, खनिजों से भरा पानी गुफा की छत से टपकता है। दूसरा, पानी की वो बूंद गुफा के हवा के संपर्क में आती है। तीसरा, इस संपर्क की वजह से पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। और चौथा, इस गैस के निकलते ही पानी का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है और वो घुले हुए चूना पत्थर को और नहीं संभाल पाता और उसे वापस ठोस चट्टान के रूप में जमा कर देता है। तो सबसे जरूरी बात है हवा के साथ वो मुलाकात। अब चलिए 2 सबसे मशहूर स्पेलियोथीम्स से मिलते हैं। ये देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनकी कहानी है ऊपर बनाम नीचे की। हम बात कर रहे हैं स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की। सबसे पहले है स्टैलेक्टाइट। ये बर्फ की तरह दिखने वाली एक चट्टानी आकृति है जो गुफा की छत से नीचे की ओर लटकती है। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, स्टैलेक्टाइट में टी आता है और टी का मतलब टॉप यानी ऊपर, छत। और इसका साथी है स्टैलेग्माइट।
ये वो चट्टानी आकृति है जो गुफा के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये असल में ऊपर से टपकने वाली बूंदों से ही बनती है। इसे याद रखने का तरीका, स्टैलेग्माइट में जी आता है और जी का मतलब ग्राउंड यानी जमीन। और सोचिए, जब हजारों सालों तक एक स्टैलेक्टाइट नीचे की ओर और एक स्टैलेग्माइट ऊपर की ओर बढ़ता रहता है तो क्या होता है? आखिरकार वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस मिलन से बनता है एक पिलर या स्तंभ जो छत से लेकर फर्श तक एक पूरा कॉलम होता है। ये धीमे लेकिन लगातार बीतते हुए वक्त की एक शानदार निशानी है। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक साथ साफ साफ दिख रहा है। स्टैलेक्टाइट छत से नीचे की ओर, स्टैलेग्माइट फर्श से ऊपर की ओर, और जब दोनों मिल जाते हैं तो बनता है पिलर जो दोनों को जोड़ देता है ना? बिल्कुल सीधा और आसान। लेकिन ये सब कुछ हो ही नहीं पाता अगर पानी का कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ सोर्स ना हो। तो अब हम उस पावर के सोर्स को देखेंगे जो इस पूरी भूमिगत कलाकारी के पीछे है, जमीन के नीचे का पानी का स्रोत। और वो पावर सोर्स है एक्विफर। इसे ऐसे समझिए कि जमीन के नीचे चट्टानों का एक बहुत बड़ा स्पंज है या एक कुदरती वाटर टैंक जिसमें ढेर सारा पानी जमा होता है। यही वो एक्विफर है जो गुफाएं बनाने और इन खूबसूरत आकृतियों को गढ़ने की पूरी प्रक्रिया के लिए लगातार पानी सप्लाई करता रहता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ पहुंचे हैं। हम इस शांत भूमिगत दुनिया को छोड़ने वाले हैं और इसकी बनाने की कोमल शक्ति की तुलना एक बहुत ज्यादा ताकतवर और जानी पहचानी शक्ति से करने वाले हैं। हमने भूजल की शांत सब्रवारी दुनिया को देखा, जहां निर्माण सदियों में बूंद बूंद करके होता है। अब हम इसे पीछे छोड़कर समुद्र तट की शोरगुल वाली लगातार चलती दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पानी की शक्ति एक बिल्कुल अलग, ज्यादा विनाशकारी रूप में नजर आती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। What happens when the water does not drip but crashes? यानी क्या होता है जब पानी टपकता नहीं बल्कि जोर से टकराता है? ये एक ऐसा सवाल है जो पानी के दोहरे स्वभाव को उजागर करता है, एक कोमल निर्माता और एक शक्तिशाली विध्वंसक, और हमें एक बिल्कुल अलग कहानी की ओर ले जाता है। तो पिछले विश्लेषण में हम जमीन के नीचे गुफाओं की शांत और अंधेरी दुनिया में थे। आज वहां से निकलकर हम सीधा चलते हैं समुद्र के किनारे, एक ऐसी जगह जहां खामोशी नहीं बल्कि लगातार एक कच्ची जबरदस्त ऊर्जा महसूस होती है। यहां हम तटीय कटाव यानी कोस्टल इरोजन की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सूखी वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये जमीन और समुद्र के बीच एक महाकाव्य जैसी लड़ाई है। ये कहानी है कि कैसे विशाल समुद्र एक पहाड़ को धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके खत्म कर देता है। तो चलिए इस कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं। इसका नाम है हेडलैंड। अब ये हेडलैंड होता क्या है? ये जमीन का वो ऊंचा हिस्सा है जो हिम्मत करके समुद्र में आगे की तरफ निकला होता है, और इसी हिम्मत की वजह से ये समुद्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना बनता है। अब सवाल ये उठता है कि समुद्र अपनी सारी की सारी ताकत इसी हेडलैंड पर ही क्यों झोंक देता है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है फिजिक्स में, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव रिफ्रैक्शन। होता ये है कि जैसे ही लहरें गहरे समुद्र से किनारे के उथले पानी की तरफ आती है, हेडलैंड के पास उनका निचला हिस्सा जमीन से टकराकर धीमा हो जाता है। इससे लहरें मुड़ जाती हैं और उनकी सारी विनाशकारी ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह सीधे हेडलैंड के किनारों पर फोकस हो जाती है, और जो आसपास की खाड़ियां हैं जिन्हें हम बेस कहते हैं वो एकदम शांत रहती हैं। मतलब ये एक बहुत ही सोचा समझा और सटीक हमला है। तो ये तबाही शुरू कैसे होती है? चलिए इसके क्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है एक छोटी सी दरार यानी क्रैक से। लहरें चट्टान की इन कमजोरियों में पानी और हवा को बहुत ज्यादा दबाव के साथ अंदर धकेलती हैं। हजारों साल तक ऐसा होने पर ये दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती जाती हैं और एक खोखले चेंबर में बदल जाती हैं, जिसे हम कहते हैं केव या समुद्री गुफा। कभी कभी तो पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो गुफा की छत में छेद करके एक फव्वारे की तरह बाहर निकल आता है। इसे ब्लो होल कहते हैं। और अगर ये गुफा एक पतले से हेडलाइन पर बनी हो तो कटाव होते होते एक दिन ये इसके आर पार निकल जाती है और बन जाता है एक शानदार प्राकृतिक पुल, जिसे हम आर्च कहते हैं। लेकिन ये खूबसूरत दिखने वाला आर्च हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। लहरें लगातार इसके पिलर्स को नीचे से चौड़ा करती रहती हैं, जबकि ऊपर की छत मौसम की मार से कमजोर होती जाती है।
आखिरकार गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना खेल खेलती है और वो पल दूर नहीं जब ये सब ढह जाएगा। और फिर वो क्षण आ ही जाता है। आज की कमजोर छत एक जोरदार आवाज के साथ समुद्र में समा जाती है। इसके गिरने के बाद पीछे रह जाता है चट्टान का एक अकेला सीधा खड़ा खंभा, जिसे स्टैक कहा जाता है। पर इसकी कहानी भी अभी बाकी है। लहरें इस स्टैक के बेस पर भी हमला करना जारी रखती हैं, जब तक कि ये भी टूटकर गिर न जाए। और अंत में पानी की सतह पर बस एक छोटा सा चट्टानी उभार बचता है, जिसे स्टंप कहते हैं। ये इतना छोटा होता है कि अक्सर हाई टाइड यानी ज्वार के समय पानी के नीचे पूरी तरह छिप जाता है। अच्छा, एक बात और, जिस समय ये हेडलैंड तबाह हो रहा होता है, ठीक उसी वक्त मुख्य तटरेखा पर भी एक और प्रक्रिया चल रही होती है। तटरेखा भी धीरे धीरे पीछे हट रही होती है। लहरें किनारे की चट्टानों के निचले हिस्से को काटती हैं, जिससे ऊपर का हिस्सा बिना सहारे के गिर जाता है और एक सीधी खड़ी ढलान बन जाती है। इसे कहते हैं क्लिफ। और जैसे जैसे ये क्लिफ पीछे हटता जाता है, वो अपने पीछे एक सपाट चट्टानी चबूतरा छोड़ जाता है, जिसे वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो जैसा हमने देखा, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये प्रकृति के विनाश का एक पूरा सिस्टम है, एक तय क्रम है। सब कुछ एक क्रैक से शुरू होता है, जो एक केव बन जाता है। वही केव एक आर्च को जन्म देता है, और आर्च के गिरने से एक स्टैक बचता है। और आखिर में वो स्टैक भी लहरों से हारकर सिर्फ एक स्टंप बनकर रह जाता है। तो इस पूरे लड़ाई के अंत में क्या बचता है? वो असली हेडलैंड तो अब है ही नहीं, वो जा चुका है। उसकी जगह अब एक स्टंप और एक वेव कट प्लेटफॉर्म ने ले ली है। और वो पहाड़ जो कभी शान से खड़ा था, उसके टुकड़े अब रेत और बजरी में बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये सारा मलबा, ये रेत, ये बजरी आखिर जाती कहाँ है? क्या ये कहानी सिर्फ तबाही और विनाश की है? जी नहीं, समुद्र सिर्फ विनाश नहीं करता, वो निर्माण भी करता है। हमारे अगले विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि समुद्र कैसे इसी विनाश से निकले मलबे का इस्तेमाल करके कुछ नया और खूबसूरत बनाता है। हम मरीन डिपोजिशन की रचनात्मक दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो कभी सोचा है कि ये जो खूबसूरत समुद्र तट होते हैं, ये बीचेस, ये आखिर बनते कैसे हैं? याद है पिछली बार हमने समुद्र की विनाशकारी ताकत की बात की थी। हर अंत ना एक नई शुरुआत होती है। आज हम समुद्र का दूसरा चेहरा देखने वाले हैं, एक डिस्ट्रॉयर का नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट का। एक ऐसा कलाकार जो रेत और पानी से पूरे के पूरे लैंडस्केप्स को गढ़ देता है। इसे ना एक मूर्तिकार की तरह समझ सकते हैं हम। पहले वो छेनी हथौड़ी से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ता है। ये है इरोजन यानी क्षरण, जिसके बारे में हमने पिछली बार विस्तार से समझा था। और फिर उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से, मतलब रेत और कंकड़ से, एक नई, एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है। और इसे कहते हैं डेपोजिशन यानी निक्षेपण। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी क्रिएटिव प्रोसेस पर रहने वाला है। तो चलिए इस क्रिएशन की प्रोसेस में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी आर्किटेक्चर के पीछे ना एक इनविजिबल फोर्स काम करती है, एक इंजन है जो इस पूरे काम को चलाता है। इसे कहते हैं द लॉन्गशोर करंट। और अगर इसे समझ लिया तो समझिए समुद्र की पूरी बिल्डिंग आर्ट समझ में आ जाएगी। तो सवाल यह है कि ये लॉन्गशोर करंट आखिर है क्या? देखिए, जब लहरें किनारे पर सीधी नहीं बल्कि एक एंगल पर टकराती हैं, तो पानी और रेत दोनों किनारे पर तिरछे चढ़ते हैं, लेकिन ग्रेविटी उन्हें सीधे नीचे खींच लेती है। अब ये जो लगातार तिरछा चढ़ना और सीधा उतरना होता है ना, इससे पानी की एक नदी जैसी बन जाती है जो तट के पैरेलल बहती है। और यही है वो मैसिव कन्वेयर बेल्ट जो लाखों टन रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता है। अच्छा, हर बड़ी इमारत की तरह समुद्र के इस मास्टरपीस की भी एक बहुत ही सिंपल शुरुआत होती है। इसकी नींव है द बीच, यानी हमारा समुद्र तट। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, एक बीच सिर्फ घूमने फिरने की जगह या रेत का ढेर नहीं है। असल में ये एक ढाल है। ये जमीन और समुद्र के बीच का एक बफर जोन है जो आने वाली लहरों की सारी एनर्जी को खुद में अब्जॉर्ब कर लेता है और जमीन को समुद्र की जबरदस्त ताकत से बचाता है। ये रेत, कंकड़ या फिर कोरल का एक टेम्परेरी डिपॉजिट होता है जो लगातार बदलता रहता है। तो फाउंडेशन तो तैयार हो गई। अब असली जादू शुरू होता है। नींव तैयार होने के बाद समुद्र अपनी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना शुरू करता है।
वो जमीन को समुद्र के अंदर तक फैला देता है, जो हिस्सा कभी पानी था उसे जमीन में बदल देता है। जरा इमेजिन कीजिए, लॉन्गशोर करंट रेत को लेके किनारे किनारे बह रहा है और अचानक जो कोस्टलाइन है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। पर करंट वो तो अपनी सीधी राह पर ही चलता रहेगा। तो वो क्या करता है? वो रेत को गहरे पानी में जमा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे रेत की एक लंबी पतली उंगली जैसी आकृति, जिसे हम सैंडस्पिट कहते हैं, समुद्र में उभर आती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प चीज होती है। ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि समुद्र कोई अकेला आर्टिस्ट नहीं है। ये हवा, लहरों और करंट्स का ना एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। अक्सर क्या होता है, दूसरी दिशा से आने वाली लहरें इस स्पिट के आखिर को, एंड को अंदर की ओर मोड़ देती हैं, जिससे एक हुक जैसा शेप बन जाता है। ये दिखाता है कि नेचर में कई फोर्सेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब रेत की ये उंगली बढ़ती ही चली जाए? क्या होगा जब ये इतनी लंबी हो जाए कि ये एक खाड़ी के मुहाने तक पहुंच जाए और उसे लगभग बंद ही कर दे? ये सिर्फ रेत की पट्टियां नहीं हैं, ये तो किले हैं, फोर्टिफिकेशंस। जब एक स्पिट एक खाड़ी यानी एक बे को पूरी तरह से बंद कर देता है तो उसे कहते हैं बे माउथ बार। और जब रेत की ऐसी ही लंबी लंबी दीवारें तट के पैरेलल बन जाती हैं तो वे कहलाती हैं बैरियर आइलैंड्स। ये मेनलैंड को तूफानों की डिस्ट्रक्टिव पावर से बचाती। अब इन बैरियर्स के बनने से समुद्र दो और कमाल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बनाता है। एक तो छिपे हुए पानी के शांत नखलिस्तान, और दूसरे जमीन के नए पुल जो द्वीपों को मेनलैंड से जोड़ते हैं। इन्हीं बैरियर आइलैंड्स के ठीक पीछे जो शांत पानी का एरिया बनता है ना, उसे कोस्टल लगून कहते हैं। और ये एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम होता है। सोचिए, ये एक नर्सरी है जो छोटी मछलियों और दूसरे समुद्री जीवन को सुरक्षित रखती है। ये पक्षियों के लिए एक जन्नत है और हम इंसानों के लिए बोटिंग और फिशिंग जैसी एक्टिविटीज का सेंटर भी। और अब आते हैं शायद सबसे फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर पर, एक टोम्बोलो। ये रेत का एक नेचुरल ब्रिज है जो एक द्वीप को मेनलैंड से जोड़ता है। इसका साइंस बहुत सिंपल है पर ब्रिलियंट है। होता क्या है कि द्वीप आने वाली लहरों के लिए एक बैरियर का काम करता है। इससे उसके ठीक पीछे पानी का एक शांत, एक शैडो जोन बन जाता है। अब लॉन्ग शोर करंट जब इस शांत जोन से गुजरता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो रेत वहीं जमा कर देता है। और ये तब तक होता है जब तक कि एक पूरा का पूरा पुल न बन जाए। लेकिन समुद्र की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक्चुअली ये एक पार्टनरशिप है, पानी और हवा के बीच एक खूबसूरत डांस। समुद्र अपना काम करके कमांड अपने पार्टनर यानी हवा को सौंप देता है। ये प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 डिपॉजिट, समुद्र बीच पर रेत जमा करता है। स्टेप 2 ड्राई, सूरज की गर्मी से बीच के अपर पार्ट की रेत सूख जाती है। स्टेप 3 ट्रांसपोर्ट, अब हवा इस सूखी और हल्की रेत को उड़ाकर जमीन की तरफ ले जाती है। और आखिर में स्टेप 4 बिल्ड, ये रेत किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर जमा होने लगती है और विशाल टीले यानी ड्यून्स बनाती है जो कोस्ट के लिए प्रोटेक्शन की एक और लेयर तैयार करते हैं। तो चलिए एक नजर में समुद्र की इस पूरी आर्किटेक्चर को समराइज करते हैं। स्पिट जो जमीन को समुद्र में प्रोजेक्ट करता है, बार जो खाड़ी को ब्लॉक करता है, टोम्बोलो जो द्वीप को कनेक्ट करता है, लगून जो पानी को ट्रैप करता है, और आखिर में बैरियर आइलैंड जो तट को शील्ड करता है। देखा, हर एक का एक खास काम है, एक खास भूमिका। ये कहावत इस पूरी कहानी का सार है कि द ओशन पाइल्स द सैंड ऑन द बीच बट द विंड टेक्स इट फ्रॉम देयर। समुद्र तट पर रेत का ढेर लगाता है लेकिन हवा इसे वहां से आगे ले जाती है। पानी और हवा की शक्ति का ये हैंड ऑफ सच में कितना अद्भुत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। तब क्या होता है जब हवा ही मास्टर स्कल्प्टर बन जाती है उन जगहों पर जहां पानी नहीं है, जैसे कि विशाल रेगिस्तान? तो अगली बार हम डेजर्ट्स की विशाल शांत सुंदरता में सफर करेंगे, ये देखने के लिए कि हवा कैसे जमीन को शेप देती है। नमस्कार। पिछली बार याद है हमने बात की थी कि कैसे हवा हमारे समुद्र तटों पर रेत को शक्ल देती है। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हवा सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि निर्विवाद रूप से मास्टर है। हमने कोस्टल ड्यून्स पर हवा का असर तो देख लिया था, है ना? लेकिन अब हम हवा के असली साम्राज्य यानी रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी जगह जो कहीं ज्यादा विशाल है और कहीं ज्यादा कठोर। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो पत्थर को तराश दे,
रेत के पहाड़ हिला दे और इसी बंजर जमीन में जान भी फूंक दे? आखिर ये ताकत है क्या और इसके राज क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो मिलिए इस मास्टर स्कल्प्टर यानी महान मूर्तिकार से, हवा। ये सिर्फ एक नेचुरल फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिस्ट है जो रेगिस्तान के कैनवस पर अपनी कलाकृतियां बनाती है। इसके औजार हैं रेत के कण, और ये चाहें तो पूरी जमीन का नक्शा बदल सकती है। अब देखिए, ज्योग्राफी की भाषा में हवा से जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं को एओलियन प्रोसेस कहा जाता है। ये नाम आया है ग्रीक पवन देवता एओलस से। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारे तरीके हैं जिनसे हवा हमारी धरती की सतह को एक नया रूप देती है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, अकेली हवा ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसका असली हथियार तो रेत है। जब हवा तेज चलती है तो ये रेत के हर एक कण को एक छोटी सी बुलेट की तरह इस्तेमाल करती है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज से टकराती है। और यहीं से हवा का पहला और सबसे जरूरी मैकेनिज्म सामने आता है, जिसे हम कहते हैं अब्रेजन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सैंड ब्लास्टर की कल्पना करना। हवा रेत के कणों को उठाती है और उन्हें चट्टानों पर जोर जोर से फेंकती है, जिससे वो धीरे धीरे घिसने लगती हैं। अब एब्रेजन से बनने वाली सबसे आइकॉनिक आकृतियों में से एक है मशरूम रॉक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है और बेस यानी आधार काफी पतला होता है, बिल्कुल एक मशरूम की तरह। तो सवाल यह है कि यह बनता कैसे है? इसका प्रोसेस काफी लॉजिकल है। पहली बात, हवा रेत के भारी कणों को ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाती, तो वो जमीन के पास ही उड़ते हैं। दूसरी बात, इसी वजह से चट्टान के निचले हिस्से पर यानी बेस पर ज्यादा अटैक होता है और वो तेजी से घिल जाता है, और आखिर में ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे घिसता है और एक पतले से तने पर बैलेंस होकर रह जाता है। इसी को कहते हैं अंडरकटिंग। अब दो और दिलचस्प आकृतियों को देखते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़ॉइजन्स और यार्डैंग्स। ज़ॉइजन्स जो हैं वो टेबल जैसी चट्टानें होती हैं। ये तब बनती हैं जब ऊपर की सख्त चट्टान के नीचे की नरम चट्टान घिस जाती है। वहीं दूसरी तरफ यार्डैंग्स लंबी नुकीली कतारें होती हैं जो तब बनती हैं जब हवा चट्टान की परतों के पैरेलल यानी समानांतर चलती है। ये देखने में अक्सर किसी उल्टे हुए जहाज की तरह लगती हैं। और फिर हमारे सामने आता है इंसेलबर्ग यानी इंसेलबर्ग। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है आइलैंड, माउंटेन या द्वीप पर्वत। सोचिए, एक सपाट मैदान के बीच में अचानक से एक पहाड़ी खड़ी हो। ये दरअसल उस सख्त चट्टान का बचा हुआ हिस्सा है जो कटाव की मार झेल गई, जबकि उसके चारों ओर की नरम जमीन हवा के साथ उड़ गई। एक तरह से ये भूवैज्ञानिक लड़ाई का एक अकेला सर्वाइवर है। चलिए अब हवा के कटाव के दूसरे बड़े तरीके पर आते हैं, डिफ्लेशन। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त प्रक्रिया है। इसमें हवा एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। ये बस ढीली रेत और धूल को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। सिंपल। और जब डिफ्लेशन का ये काम लाखों सालों तक लगातार चलता रहता है तो जमीन की पूरी ऊपरी परत हट जाती है। नतीजा होता है पेडीप्लेन्स यानी दूर दूर तक फैले सपाट चट्टानी मैदान। ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान को उसकी हड्डियों तक छील दिया गया हो। डिफ्लेशन से जुड़ी एक और अनोखी चीज है प्लाया। आप इसे एक रेगिस्तानी झील का भूत कह सकते हैं। ये रेगिस्तानी बेसिन में पाई जाने वाली सूखी, सपाट और अक्सर दरारों वाली जमीन होती है। एक प्लाया की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले कभी कभी होने वाली अचानक बाढ़ से रेगिस्तानी बेसिन में पानी भर जाता है। इससे एक टेम्परेरी झील बन जाती है। फिर रेगिस्तान की तेज गर्मी में यह सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है नमक और खनिजों की एक सपाट परत। तो ये एक ऐसी आकृति है जो पानी और पानी की कमी दोनों से बनती है। अब तक हमने हवा के विनाशकारी रूप को देखा है ना? लेकिन यही डिफ्लेशन की प्रक्रिया कभी-कभी जीवन का स्रोत भी बन जाती है, और ये हमें रेगिस्तान की सबसे जादुई जगहों में से एक तक ले जाती है, नखलिस्तान, जिसे हम ओएसिस कहते हैं। तो ये होता कैसे है? ये एक कमाल की प्रक्रिया है। हवा लगातार किसी एक निचले हिस्से से रेत उड़ाती रहती है, जिससे वो गड्ढा और गहरा होता जाता है। आखिरकार हवा रेत को इतनी गहराई तक हटा देती है कि वो नीचे के भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाती है। फिर क्या, पानी सतह पर रिसने लगता है, पेड़ पौधों को उगने का मौका मिलता है, और इस तरह जो शक्ति एक बंजर मैदान बनाती है, वही शक्ति एक जीवन देने वाली जगह भी बना देती है।
तो हमने देखा कि कैसे हवा एक मूर्तिकार की तरह रेगिस्तान को तराशती है। अब कहानी के अगले हिस्से पर जाने से पहले आइए इन सभी अद्भुत आकृतियों का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एक क्विक रिकैप। मशरूम रॉक बनता है अब्रेजन और अंडरकटिंग से। इंसेलबर्ग कटाव के बाद बचा हुआ एक अकेला पहाड़ है। प्लाया डिफ्लेशन और भाप बनने का नतीजा है जो एक सूखी झील की सतह होती है। और आखिर में ओएसिस जो गहरी डिफ्लेशन का कमाल है, जहां हवा जमीन को खोदकर पानी तक पहुंच जाती है। हमने देख लिया कि हवा जमीन को कैसे खुरचती है और लाखों टन रेत को अपने साथ ले जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब हवा का ये सफर खत्म होता है? जब हवा की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और वो सारी रेत गिरने लगती है। जब हवा उस रेत का बोझ और नहीं उठा पाती तो वो उसे जमा करना शुरू कर देती है। और यहीं से जन्म होता है रेगिस्तान की सबसे मशहूर आकृतियों का। रेत के वो विशाल चलते फिरते पहाड़ जिन्हें हम टीलों के रूप में जानते हैं। तो क्या मॉड्यूल 6.2 एओलियन डिपोजिशन द ड्यून सिस्टम में इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए? नमस्कार। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हवा एक जबरदस्त ताकत है, एक मूर्तिकार है जो जमीन को तराशती है। पर जब यही कलाकार अपने औजार नीचे रखता है तब क्या होता है? आज हम हवा के उसी रचनात्मक, उसी क्रिएटिव साइड को देखने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी है निर्माण की, क्रिएशन की। जब हवा थोड़ी सुस्ताती है तो वो अपने साथ लाया हुआ खजाना पीछे छोड़ जाती है और इसी खजाने से बनती हैं कुछ शानदार, कुछ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है एओलियन डेपोजिशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हवा जब या तो धीमी हो जाती है या किसी चीज से टकराती है तो अपने साथ उठाए हुए सेडिमेंट मतलब रेत और धूल को नीचे गिरा देती है। बस डेपोजिशन का मतलब है जमा करना, और यहीं से शुरू होता है असली निर्माण। आप देखिए, हवा जो कण अपने साथ लाती है ना, उन सब की किस्मत अलग अलग होती है और ये किस्मत तय होती है उनके साइज से। कुछ कण इतने हल्के होते हैं कि वो बहुत लंबी यात्रा पे निकल जाते हैं और कुछ भारी कण पास में ही अपना घर बना लेते हैं। और इन्हीं दो अलग अलग रास्तों से हमें मिलते हैं दो बिल्कुल अलग तरह के लैंडफॉर्म्स। तो यहां हम मिलते हैं हवा के इन दो अलग अलग क्रिएशन से। एक तरफ है लोएस जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर। ये बहुत महीन धूल है जो हजारों किलोमीटर्स तक का सफर तय करती है। और दूसरी तरफ है सैंड ड्यून्स यानी रेत की टीले। ये हैं लोकल बिल्डर्स जो अपने आसपास ही शानदार स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक दुनिया घूमता है तो दूसरा वहीं घर बनाता है। तो पहले बात करते हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर की, लॉयस की। जरा सोचिए, धूल के इतने महीन, इतने फाइन कण कि हवा उन्हें रेगिस्तान से उठाकर दुनिया के दूसरे कोनों तक ले जाती है। और जब ये धूल कहीं जाकर जमती है तो ये एक मोटी उपजाऊ मिट्टी की चादर बना देती है। ये मिट्टी इतनी फर्टाइल होती है कि दुनिया के कुछ सबसे उपजाऊ खेत जैसे चीन का लोएस प्लेटो इसी से बने हैं। तो एक तरह से ये रेगिस्तान का एक तोहफा है जो दूर की जमीनों को जिंदगी देता है। और अब चलते हैं रेगिस्तान के असली राजाओं के पास, सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले। ये रेत के उन भारी कणों से बनते हैं जो ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाते। इसके बजाय ये एक जगह जमा होकर ऐसे ऐसे आकार बनाते हैं कि हर आकार हवा की एक अलग ही कहानी सुनाता है। हमारी इस ड्यून्स की गैलरी का जो सबसे पहला और सबसे फेमस मेंबर है वो है बरछान। इसका आकार होता है बिल्कुल आधे चांद जैसा, एक क्रेसेंट मून की तरह। ये रेगिस्तान का एक क्लासिक सिंबल है। भारत में अगर थार रेगिस्तान की तरफ, खासकर जैसलमेर के पास जाएं, तो ये खूबसूरत बरछांस देखने को जरूर मिलेंगे। तो सवाल यह है कि एक बारचन बनता कैसे? देखिए, इसका राज छुपा है हवा की एक स्टेडी, एक ही दिशा में। हवा इस आधे चांद की बाहरी कॉन्वेक्स साइड से टकराती है और रेत को ऊपर की तरफ धकेलती है। फिर रेत दूसरी तरफ से अंदर की ओर फिसलती है, जिससे दो नुकीले सींग या विंग्स बन जाते हैं। और ये विंग्स हमेशा उस दिशा में होते हैं जिधर हवा बह रही होती है, जिसे हम डाउनविंड कहते हैं। तो ये टीला धीरे धीरे हवा के साथ आगे बढ़ता है, जैसे रेगिस्तान का कोई जहाज। चलिए अब मिलते हैं बरचान के एक करीबी रिश्तेदार से। इसका नाम है सेफ ड्यून। सेफ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है तलवार। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये टीले लंबे और धारदार होते हैं, बिल्कुल रेगिस्तान में गड़ी हुई एक विशाल तलवार की तरह। एक सेफ की कहानी भी एक बरखन से ही शुरू होती है। लेकिन तब क्या होता है जब हवा अपनी दिशा बदलने लगे?
जब हवा एक स्टेडी डायरेक्शन से नहीं बल्कि दो अलग अलग दिशाओं से आती है तो बरखान का एक विंग, एक सींग दूसरे से ज्यादा लंबा हो जाता है और धीरे धीरे यही लंबा विंग एक सीधी धारदार रिज में बदल जाता है जो मीलों तक फैल सकती है। ये वेरिएबल विंड की एक कलाकृति है। अब हम एक ऐसे टीले की बात करेंगे जो बारचन से बिल्कुल उल्टा है, पैराबोलिक ड्यून। जहां बारचन हवा के साथ साथ बहता है, वहीं पैराबोलिक टीला हवा का सामना करता है। ये कहानी है प्रकृति के रेजिस्टेंस की, उसकी दृढ़ता की। और इस कहानी का जो हीरो है वो है वेजिटेशन, यानी पेड़ पौधे। झाड़ियों और घास की जड़ें टीले के किनारों को, उसके विंग्स को कसकर पकड़ लेती हैं। अब हवा किनारों को तो हिला नहीं पाती, लेकिन वो बीच की लूज रेत को उड़ाकर ले जाती है। इससे बीच में एक यू शेप का ब्लोआउट, एक गड्ढा बन जाता है। और यहां बारचांस के ठीक उलट इसके विंग्स उस दिशा में होते हैं जहां से हवा आ रही होती है, जिससे हम अपविंड कहते हैं। ये वो टीला है जो अपनी जगह पर डटा रहता है। हमारी गैलरी में आखिरी दो सदस्य हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डून्स। ये दोनों ही रेत की लंबी लंबी कतारों या रिजेस की तरह दिखते हैं, पर इन दोनों का जो असली राज है वो हवा के साथ इनके एंगल में छुपा है। यहां सब कुछ ओरिएंटेशन का खेल है। ट्रांसवर्स ड्यून्स हवा की दिशा से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। सोचिए, जैसे हवा के रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो। ये तब बनते हैं जब रेत बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स हवा की दिशा के पैरेलल बनते हैं, मतलब हवा की दिशा के साथ साथ, जैसे सड़क की दो लेन्स। ये तब बनते हैं जब हवा बहुत तेज हो लेकिन रेत की सप्लाई कम हो। तो हमने अलग अलग तरह के ड्यून्स देखे। अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम रेत की इस फुसफुसाती हुई भाषा को, इन विस्परिंग सैंड्स को कैसे पढ़ सकते हैं। हर टीला हवा, रेत और वेजिटेशन की कहानी का एक क्लू है। चलिए इस समरी टेबल पर एक आखिरी नजर डालते हैं। बरचैन, आधे चांद जैसा आकार, विंग्स हवा से दूर, यह बताता है कि हवा एक ही दिशा में बह रही है। सेफ, एक तलवार जैसी सीधी रिज जो बताती है कि हवा की दिशा बदल रही है। पैराबोलिक, यू शेप जिसके विंग्स हवा की तरफ इशारा करते हैं, यह बताता है कि वेजिटेशन ने रेत को रोक रखा है। और आखिर में लोएस, महीन धूल की एक चादर जो हमें बताती है कि ये मिट्टी किसी दूर के रेगिस्तान से आई है। देखा आपने कैसे हर एक लैंडफॉर्म हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। और इस आखिरी पीस ऑफ द पजल के साथ धरती की सतह पर हमारा ये सफर अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुंचता है। जरा याद कीजिए, हमने ये सफर बर्फीले पहाड़ों की चोटियों से शुरू किया था। हम युवा नदियों की तेज धाराओं में बहे, शांत गुफाओं के राज खोले, समंदर की लहरों को चट्टानों से टकराते देखा, और आज हमने रेगिस्तान की खिसकती रेत के रहस्यों को भी समझ लिया है। एक तरह से हमने पृथ्वी की सतह के विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। हमने सीखा है कि पृथ्वी की सतह पर लिखी कहानियों को कैसे पढ़ा जाए। हमने धरती की सतह को तो समझ लिया, पर यह तो सिर्फ ऊपरी परत है। इस सतह के नीचे क्या है? वो कौन सी ताकतें हैं जो ज्वालामुखियों को जन्म देती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो महाद्वीपों को हिलाती हैं और भूकंप लाती हैं? हमारा अगला सफर हमें पृथ्वी के दिल में ले जाएगा। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।